For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना शुरू किया था और फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने देखा था कि हमें उन सारे के सारे जो हैं वो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है जो किस नेचर का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल नेचर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हम लोगों ने देखा था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। अब हमें बाकी जो है वो छोटे छोटे के बारे में पढ़ना है, जिसमें से जो जो नहीं पढ़ना है वो क्रॉस लगाओ ताकि आपको ये ना लगे कि ये सब तो अभी बचा ही हुआ है, इतना अभी हमें क्या करना है, पढ़ना है। चिट फंड, मुद्रा, पेमेंट, ये बहुत छोटा। निधि कंपनी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था, फिर भी हम उसके बारे में देखेंगे। और ये हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बड़े छोटे छोटे से एस्पेक्ट हमें पढ़ने हैं। चलिए जरा हम लोग पहुंचते हैं किस पे। अब हमें पहुंचना है, नाम से ही बताइए, माइक्रो। माइक्रो का मतलब बड़ा या छोटा? छोटा। तो माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा, बस आई का ही अंतर दोनों में हो जाता है और ए का। तो यहां पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो माइक्रो फाइनेंस का। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको छोटे अमाउंट की जरूरत है, किसके लिए? अपने काम को करने के लिए, बिजनेसेस को करने के लिए। तो हमने कहा कि इसके लिए हम डेडिकेटेड करते हैं और क्या करते हैं, एक खास तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। मैंने आपको यह भी कहा था कि जहां जहां कोई गैप है उस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास क्या आया, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन आए। हमने देखा कि हाउसिंग में जो है वो गैप था। पहले तो हमने देखा कि एक गैप था लोगों को लोन वगैरह मिलने को लेकर के, तो कॉन्सेप्ट किसका आ गया, एनबीएफसी का। फिर एनबीएफसी में भी एक गैप दिखने लगा कि हाउसिंग को लेकर के, तो क्या आ गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। फिर एक गैप सा हमें दिखने लगा, और वो गैप किस चीज का दिखने लगा कि अगर पैसे जो है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिए तो उसे रिकवर कौन करे, तो क्या पढ़ा हमने, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। और फिर अब ये गैप दिखा कि छोटे अमाउंट अगर किसी को देना है तो उसके लिए बेसिकली जो है वो कौन होंगे। तो सबसे पहले कहा गया कि यहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज टू दोज हुज इनकम इज ए स्मॉल एंड, ये प्रोवाइड करना किनका काम, माइक्रो फाइनेंस। दो बातें हैं, एक देखिए अमाउंट जो है वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल से उनको जिनका इनकम क्या है, स्मॉल, और अगला एस्पेक्ट क्या है, देखिए अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ, अगर आप एक प्रोफेशनल, इसका मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो स्टेबल है, लेकिन अगर आप प्राइवेट में हैं तो अनस्टेबल है, ये मतलब नहीं है। अनस्टेबल का मतलब हुआ कि वैसा बंदा जिसके पास जो स्किल है उस स्किल के बेसिस पे जरूरी नहीं कि हर दिन उसे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, वो क्या कहलाता है, अनस्टेबल। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई जो है वो कारपेंटर है या कोई पेंट करने वाला है, आप देखिएगा कि कभी कभी उसे जो है वो काम नहीं भी मिलता है, यानी कि दीपावली का समय या और कोई समय है तो उसे ज्यादा काम मिला और नहीं तो फिर उसे काम नहीं मिलता है, तो वैसा क्या कहलाया, वो अनस्टेबल। दिहाड़ी का मजदूर है, वो क्या कहलाया, अनस्टेबल। लेकिन अगर आप जो है वो एक प्रोफेशनल है तो आप ये नहीं कह सकते कि हम अनस्टेबल है। हाँ, पढ़ा कुछ नहीं है तब तो भयंकर अनस्टेबल है। अगर आपके पास नॉलेज है और आप सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन आप एक कंपनी सेक्रेटरी है, तो इट कैन नॉट बी एज्यूम दैट कि आपका बिजनेस क्या है, अनस्टेबल नेचर का है। द साइज ऑफ लोन गिवन बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज, देखिए जिनको दे रहे हैं उनका इनकम कम है और क्या है, अनस्टेबल है। टारगेट देखिए कि किस चीज के लिए ये आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आए, और दूसरा जो अमाउंट भी हम उनको देंगे वो क्या रहेगा, छोटा। तो याद रखिए सिर्फ जो अमाउंट दे रहे वही छोटा नहीं है, बल्कि जिनको दे रहे हैं वो भी जो है वो लो इनकम ग्रुप में आते हैं, उनका भी इनकम क्या है, कम है, और उनका इनकम रेगुलर नहीं है। तभी ना मैंने बोला गैप है, उनको नहीं देना चाहते कोई, तो कौन आया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जब तक हम हर हिस्से को इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक देश, हम कह देते हैं कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री होगा। तो डेवलप्ड कंट्री के बीच में बहुत सारा चीज है जिसको छोटे छोटे चीज को करना पड़ेगा, उन्हीं सब चीज का ये पार्ट है। रीपेमेंट पीरियड इज व्हाट, सब कुछ छोटा। शॉर्ट टर्म के लिए दिया, जिनका इनकम जो है वो कम है, यानी कि जो है वो लो इनकम ग्रुप को दिया, अनस्टेबल इनकम ग्रुप को दिया,
और जो अमाउंट दिया वो भी क्या दिया, वो भी अमाउंट भी जो क्या दिया, कम अमाउंट जो है वो फाइनेंस करेंगे। हाँ जी खुशी कहाँ है, सुन रहे हैं ना ठीक से, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कैन मोबिलाइज रिसोर्स बोथ फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। अब ये काम की बात है, वो सब तो बात थी। नो कोलैटरल फॉर लोन। अब देखिए ये बड़ी बात, जिसका थोड़ा कम इनकम है और अनस्टेबल इनकम है, ऐसे बंदों के पास जरूरी नहीं है कि क्या रहे पैसा, मतलब कोई ऐसा चीज है जिसको वो क्या रख सके, गिरवी रख सके, कोलैटरल रख सके। ठीक है, कम दीजिए, अनस्टेबल ग्रुप को दे रहे हैं, लो इनकम ग्रुप को दे रहे हैं, छोटे समय के लिए दे रहे हैं, लेकिन कैसा लोन होगा, कोलैटरल फ्री होगा, यानी उससे चार्ज क्रिएट नहीं होगा। लोन गिवन आर मोस्टली व्हाट, ग्रुप लोन। इसको बोलते हैं ट्रिकलिंग डाउन टू इंडिविजुअल। ट्रिकलिंग डाउन का मतलब होता है कि वो चीज जो एक पूरे के पूरे ग्रुप के स्टेटस को अच्छा करेगा, उनके कंडीशन को अच्छा करेगा, उसको बोला जाता है ट्रिकलिंग डाउन। क्या बोला जाता है, ट्रिकलिंग डाउन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि जितने भी दिहाड़ी के मजदूर हो गए, जितने भी कारपेंटर हो गए, जितने जितने कारपेंटर हैं, उन सबको उनके इंस्ट्रूमेंट वगैरह के लिए आपने पैसे दे दिए। तो कहा गया कि आपने उस पूरे के पूरे ग्रुप को दिया है, और इससे पूरा का पूरा जो कारपेंटर वाला जोन है, उनका ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा होगा या नहीं होगा। तो ट्रिकलिंग डाउन, उनका जो है वो फाइनेंशियल्स क्या होगा, अच्छा होगा, और उनका जो है वो कहिए जो स्टेटा था वो ठीक होगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज लो ड्यू टू व्हाट, क्योंकि ग्रुप लेंडिंग आप कर रहे हैं, पूरे के पूरे ग्रुप को आप एक साथ दे रहे हैं। जितने भी जो मान लीजिए कि जो भी सीएस में एडमिशन ले रहे हैं उनको दे रहे हैं, जो भी जो है वो कारपेंटर का काम कर रहा है उनको दे रहे हैं, जो भी पेंटिंग के काम में उनको दे रहे हैं, जो भी डीटीपी कोर्स करने आ रहा है उनको दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप जब ग्रुप में लोन देते हैं तो आपके लिए लोन देने का जो प्रोसेस कॉस्ट क्या हो जाता है, कम। एक बंदा जाएगा और वो जो है वो सारे लोगों को उस खास जगह पे क्या कर देगा, लोन प्रोवाइड कर देगा। उस कस्बे में जाएगा और उस तरह के जितने भी लोग हैं उनको लोन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन ये लोन होगा कैसा, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल शॉर्ट पीरियड, नो कोलैटरल, फॉर लो इनकम ग्रुप एंड दोज हैविंग अनस्टेबल इनकम। ये एस्पेक्ट है। और ये नहीं कि इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस कैसा लोन है, ग्रुप को हम देते हैं। कंपनी हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी बनाया, क्या बनाने के लिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए। और ये किस फॉर्म में हो सकता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों में हो सकता है। याद रखिएगा, कुछ जगहों पे बताऊंगा प्राइवेट कंपनी जो है वो नहीं आ सकती है, आगे चिट फंड और बाकी चीज बताऊंगा, इसीलिए यहाँ पे दोनों है, प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ, कहां पे, आरबीआई। इसका मतलब क्या हुआ, पहले किस फॉर्म में करेंगे, पहले कंपनी के फॉर्म में, फिर किस में, आरबीआई। कभी अगर कोई बाहर जाए और अगर बोले कि जैसे ही सर आ जाए तो मुझे फोन कर देना, सिर्फ मुझे बता दीजिएगा, मैं उन्हें अपने नंबर से कॉल कर दूंगा। तो कभी जो है वो इस चीज के लिए नहीं। तो अगर कोई बोल करके जाए ना कि जैसे ही सर क्या होंगे, आ जाएंगे, तो क्या कर देना, मिस्ड कॉल देना या कॉल कर देना, कभी मत कीजिएगा। सिर्फ मुझे क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। क्योंकि जैसे ही मैं जा रहा था तो आपको टाइम बता के गया, हाथ में जो ये इतने महंगा महंगा घड़ी पहनते हैं, इसका जो है कोई काम भी होना चाहिए या पहन के सिर्फ घूमते रहेंगे। और इसका सबसे मेन काम क्या है, ये तो सुनते दिल का धड़कन तो नब्ज सब बता देता है ना, तो टाइम भी तो बताएगा, तो उससे उसका भी काम लेंगे, किस चीज का, टाइम का। और जेब में जो मोबाइल रखते हैं उसमें भी टाइम बताता है या नहीं, उसमें तो सारे जोन का बताता है, तो इसीलिए उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विथ आरबीआई फॉर रजिस्ट्रेशन किसकी तरह, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इन जगहों पे ज्यादा जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि हमने पहले एनबीएफसी पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने इसमें जो है, इसमें हमने जो है वो हाउसिंग फाइनेंस हमने पढ़ लिया, साथ ही साथ हमने इसमें क्या देख लिया, हमने जो है वो इसमें एआरसी देख लिया। तो इसीलिए अब वाला जो हमारा चीज है उसमें हमारे क्या हो जाएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगा। इनको लगा कि अभी तक लंच चल ही रहा है। आइए अब हम किस पे आ रहे हैं, निधि। एक बार जरा सा आप जो है वो निधि में जिन जिन चीजों को पढ़ा है उसको जरा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि निधि के बारे में आपने क्या पढ़ा है। कुछ आपने निधि के बारे में पढ़ा था,
ध्यान आ रहा है? कीजिए जरा, क्या पढ़ा था? तेज आवाज। पढ़ा था कुछ निधि कंपनी के बारे में? किस चैप्टर में पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? ठीक है। अब वहां हमने इसीलिए पढ़ा था क्योंकि निधि कंपनी किस फॉर्म में है, इसीलिए हमने वहां पे पढ़ा था। अब हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं या नॉन कॉर्पोरेट, हम तो बस ये देख रहे हैं कि इस समय जिस बिजनेस में है वो कौन सा है। तो निधि जो है वो किस चीज में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो इस फाइनेंशियल सर्विसेज में निधि कंपनी के केस में हमने कौन कौन सा एस्पेक्ट कहा था, तेजी से चलते हैं यहां, बस जल्दी जल्दी बताते चलिए। निधि कंपनी कंपनीज एक्ट में किस सेक्शन में पहुंचता है, 406 में। ठीक है, तो यहां कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये 406 में है। दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द नेचर ऑफ व्हाट। देखिए अभी अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, तो इट कैन बी प्राइवेट, इट कैन बी, बट इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश कौन सी कंपनी, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में होगा, और ये जो है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 406 से गवर्न होता है। और इसके ऊपर जो रूल रखता है वो कौन सा रूल है, निधि रूल 2014। और इनका कोर बिजनेस क्या होगा, लेंडिंग एंड बोरोइंग। और ये जो है वो नीचे जो लाइन लिखा हुआ है इन चीजों को लेकर के और आगे के 4-5 स्लाइड को लेकर के, और जो मैंने आपको बताया था मैं एक बार उसको रिकैप कर रहा हूं। और इस जगह इसीलिए दिया ताकि ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल सर्विसेज आप पढ़ते रहे क्योंकि आप बड़े होनहार हैं, बड़ाई कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो उस समय आपको लगे कि निधि कंपनी शायद फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं है, क्योंकि उसको हमने कहां पढ़ा था। इसीलिए जो है आपके बुक में भी दिया हुआ, तो मैंने भी उसे वापस से यहाँ पे जो है वो दे दिया है। लेकिन एक बार जरा इसे सम अप करते हैं कि निधि कंपनी बेसिकली बनता क्यों है। निधि कंपनी का काम होता है कि ये एक ग्रुप होते हैं और इसमें जो भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे मेंबर के बीच में एक हैबिट डेवलप करना है। वो हैबिट है बचत का, सेविंग करने का, और पैसे को ये एक जगह जमा करते हैं। एक जगह जमा करने के बाद आप ही सारे लोगों ने मिलकर के एक निधि कंपनी बनाई, लेकिन जो लोग इसके मेंबर हैं ना उनके अलावा किसी से पैसे लिए जाएंगे और ना उनके अलावा किसी को पैसे दिए जाएंगे। आप ही लोगों में से जो लोग इस निधि फंड में पैसे डालेंगे उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और जो लोग इसमें से पैसे लेंगे उनको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और ये कॉर्पस आ कहां से रहा है, तो आप ही के पैसे से आ रहा है। जो इंटरेस्ट इस निधि फंड में आ रहा है वही पैसा तो फिर बड़ा होता जाएगा, तो उसी से फिर आपको क्या मिलता रहेगा, लोन मिलता रहेगा। और ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि अगर आप मार्केट से छोटा अमाउंट या कोई भी अमाउंट जल्दी लेना चाहेंगे, सिविल से लेकर के दुनिया भर के तामझाम रहेंगे और बहुत समय लगेगा, ऐसे केस में आप निधि फंड से क्या कर सकते हैं, तुरंत ले सकते हैं। और इस पे जो रेट आपको मिलेगा वो भी मार्केट रेट से क्या रहता है, कम ही रहता है, यानी बहुत कॉम्पिटिटिव रेट पे मिलता है। तो इजी, कॉस्ट इफेक्टिव और क्विक मैनर में मिलता है। लेकिन अगर आप निधि कंपनी बनना चाहते तो उसके लिए कुछ कंडीशन था, और उसमें सबसे पहला कंडीशन था मिनिमम कितने मेंबर, 200, मिनिमम 200 मेंबर होने चाहिए। क्यों ये रखा गया, क्योंकि अगर मेंबर ही 10 रहेंगे, आप एक ही बताइए प्राइवेट कंपनी के लिए कितने मेंबर की रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है मिनिमम, और पब्लिक कंपनी के लिए, निधि कंपनी किस फॉर्म में हो सकता है, तो हमने तो पढ़ा है कि पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर जो है वो मिनिमम, मैक्सिमम पे तो लिमिट नहीं है, लेकिन यहां पे जो है वो कह रहे हैं कि 200 क्या होने चाहिए, मिनिमम, और साथ में कह रहे हैं वो पब्लिक कंपनी भी होना चाहिए। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ, एक तरफ कह रहे हैं पब्लिक कंपनी और एक तरफ क्या कह रहे हैं, एक तरफ आप जो है वो क्या कह रहे हैं, मिनिमम वाला भी कह रहे हैं कि एक तरफ 406 कंपनीज एक्ट भी लगा रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये पब्लिक कंपनी होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसमें मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए। तो क्या ये सब्सटेंस ऑफ लॉ को जो है वो डिफीट नहीं कर रहा है,
इसी से कॉन्सेप्ट आपका आना शुरू हो जाता है, जो हम अलग अलग चैप्टर की कंपनी जब बोलते हैं, जो मैंने आपसे आज पूछा था थोड़ा सा, हालांकि उसका जवाब आगे मैं आपको दूंगा जब कन्वर्जन पढ़ाऊंगा तब। लेकिन अगर हम कोई खास चैप्टर बोलते तो इसका मतलब होता है कि उसमें हम कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, अब तो पढ़ाऊंगा ही, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 21 कंपनीज रजिस्ट्रेशन, तो उसमें बताऊंगा कि कैसे हम कुछ जो है वो एलएलपी को, हम कुछ जो है वो अनलिमिटेड कंपनी को भी जो है वो लिमिटेड के दायरे में ला सकते हैं। और वो जो उस दायरे में लाएंगे वो कन्वर्जन वाला फॉर्म नहीं रह करके हमारे पास अलग से एक फैसिलिटी दी हुई रहती है, और तब दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। तो फिलहाल हमने कहा कि पब्लिक कंपनी के तो प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर 200 वाला पूरा नहीं होगा तो उसको हम 406 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नहीं मानेंगे। और इसलिए कहीं कहीं दिया रहता है अंडर दिस सेक्शन। तो इनका इनकॉर्पोरेशन एज अ पब्लिक कंपनी जो हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है 406 में, जबकि पब्लिक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है वो सेक्शन 406 में नहीं होता है। सेक्शन 3 में आप जो है वो दुनिया भर के चीज पढ़ते हैं, किसको लेकर के, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को और फॉर्मेशन को लेकर के, वहां पे गाइडलाइन दिया हुआ है। लेकिन 406 के अकॉर्डिंग होने का मतलब है कि एक ऐसी कंपनी है जिसके मेंबर मिनिमम कितने होंगे, 200, और जिसका जो है वो मेन ऑब्जेक्ट ही होगा पैसे लेंड करना और बोरो करना, सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में, सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेंबर के बीच में। और ये 200 इसलिए रखा गया क्योंकि जब ज्यादा लोग होंगे तभी ना, सब लोग अगर पैसे देंगे, 100 रुपए भी देंगे, तो वो एक क्या होगा, हैवी अमाउंट होगा। अगर पता चला कि 7 लोग होंगे तो सबने पैसे ही दे दिया, तो उससे क्या आपका फाइनेंशियल नीड पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमें जो है वो देखना है कि लोन गिवन टू द मेंबर एट रिलेटिवली व्हाट, रीजनेबल रेट, और ये क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड नहीं है। ये कैसा लोन है, एमएफआई में अभी जो हमने पढ़ा था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में कैसा था, और इसमें क्या है, सिक्योर्ड है। अलाउ टू ट्रांजेक्ट बिजनेस ओनली विथ क्या, किसी और के साथ जो है वो नहीं होगा। और किसी को भी इसका मेंबर अगर पैसे में ट्रांजेक्ट करना है, लोन देना है या पैसे जमा करना है, तो पहले क्या बनना होगा, और मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा, कितने शेयर कम से कम, और या कितने वैल्यू का, सही बोलिए तो बिल्कुल सब हमने पढ़ा था। कुछ ध्यान आ रहा है, थोड़ा सा उसी को और जो है वो हम पॉलिश करते हैं, कुछ और भी बात देख लेते हैं। ये निधि कंपनी इक्विटी इशू कर सकती है, बट इट कैन नॉट इशू व्हाट, प्रेफरेंशियल शेयर इशू नहीं कर सकती है। ये अपना ब्रांच ओपन कर सकती है, बट ये वर्क नहीं कर सकती किस बेसिस पे, पैन इंडिया बेसिस पे वर्क नहीं कर सकती। मतलब अगर मान लीजिए मेंबर उत्तम नगर में है और मेंबर आपके रजौरी गार्डन में है, तो आप उत्तम नगर में ऑफिस खोल लीजिए, रजौरी गार्डन में कर लीजिए। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आपका ऑफिस दिल्ली में है, आपका ऑफिस हरियाणा में है, आपका ऑफिस बिहार में है, आपका ऑफिस यूपी में है। ये आप नहीं कर सकते, पैन इंडिया पे ये चीज नहीं कर सकते। रीजन ये है कि इसके ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके बीच होंगे, इसके मेंबर के बीच में। और मेंबर का नीड जैसे ही हम बहुत बड़े एरिया में जाते हैं वो बदलता रहता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ के बच्चे का देखा जाए पोटेंशियल, यहाँ के बच्चे का टेम्परामेंट देखा जाए, यहाँ के बच्चे का रिक्वायरमेंट देखा जाए, तो वो जो है वो किसी और एरिया के बच्चे से, साउथ के बच्चे से क्या हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है। जैसे आपका एकेडमिक टाइम और साथ ही साथ जो है वो ब्रेक टाइम, ये दोनों टाइम जो है वो, इन दोनों में जो है वो बड़ा रिलेशन बनाना पड़ता है। हालांकि आप तो, आई एम वेरी काइंड ऑफ यू, कि आप जो है वो आप बहुत देर तक बैठे रह जाते हैं। मुझे नहीं पता और किस क्लास में, मेरे क्लास में तो बैठते हैं। अगर कभी कभी क्लास 3, 3:15 में ऐसे ही वीडियो भी देख रहा था, तो देख रहा था कि 3, 3.5 घंटे के जब हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 10-15 मिनट तो और हुआ ही होगा। मैं इन किया होगा, फिर बातचीत शुरू हुआ होगा, तो इतने देर आप बैठ जा रहे हैं। अच्छा, इससे कम से कम ऑफिस में बैठने वाला आदत तो मैं लगा दूंगा कि 8 घंटे ऑफिस में पहले क्या कर पाएंगे, बैठ पाएंगे, और एक स्टेज में 3-3, 3.5 घंटे जो है वो बैठ सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ के बच्चों का और किसी दूसरे तरफ के बच्चों का, चलिए आप अपने स्कूल लाइफ में ही आ जाइए। अगर मान लीजिए कि कोई सर्वोदय विद्यालय में पढ़ रहा है, कोई डीएवी में पढ़ रहा है, और कोई बच्चा जो है मान लीजिए सेंट जेवियर में पढ़ रहा है, कोई बच्चा डीपीएस में पढ़ रहा है, कोई बच्चा कोई और जो है रेयान इंटरनेशनल वगैरह में पढ़ रहा है। इन सब का थोड़ा सा अंतर रहता है आपस में ही।
अगर वो वहां बैठे हुए सारे सर्वोदय वाले बच्चे बैठे, वो थोड़ा कंफर्टेबल है, क्योंकि उनका एक जैसा रिक्वायरमेंट और एक जैसा, कहते ना तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, तो हम दोनों की एक डैश 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 डैश। अब यहां पे जो है वो कह रहे हैं कि दोनों के दर्द या दुख एक जैसे, तो वैसे ही यहां पे कह रहे हैं कि एक जैसा चीज अगर रहे तो वो क्या है, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ही आप चेंज कीजिएगा लोकेलिटी, उनका अलग रिक्वायरमेंट है, आपका रिक्वायरमेंट अलग है, और वहां पे मेनी पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ मेंबर के बीच में लेंडिंग और क्या होगा, बोरोइंग, और एक दूसरे को वहां से कन्विंस कर पाना क्या है, मुश्किल है। आपका यहाँ क्लास, यही मैंने आपको बोला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी मैं क्लास लेता हूँ, वहां कुछ अलग बच्चे का टेम्परामेंट रहता है, तो वहां पे बच्चे भी थोड़े या तो कहिए बड़े, या वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी जो हैं एफएमएस आईआईएम या ऐसे जगहों से पढ़े हुए हैं, क्योंकि उनको रिस्क एनालिस्ट बनना है, इसके लिए वो कोर्स होता है। तो आपका बताइए, दोनों स्टूडेंट थे लेकिन दोनों का अलग अलग जो है वो कहिए रिक्वायरमेंट हो गया या नहीं हो गया। तो यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि आप पैन इंडिया नहीं कर सकते, लेकिन आपके ब्रांच क्या हो सकते हैं, अलग अलग। जैसे सीएस में एक यहाँ लक्ष्मी नगर, वो भी उतने होनहार, आप भी इतने होनहार, मतलब होनहार का मतलब है क्योंकि आप दोनों सीएस के उसी कैटेगरी में हैं, तो इसीलिए एक जैसा है। लेकिन जैसे ही मैं यही सीएस में साउथ में चला जाता हूं, चेन्नई या बेंगलोर चला जाता हूं, तो वहां पे थोड़ा सा जो है वो रिक्वायरमेंट और नीड क्या हो जाएगा, और टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि ब्रांच ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला लक्ष्मी नगर जनकपुरी ब्रांच हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि दिल्ली और बेंगलोर, तो फिर यहाँ पे बच्चों में क्या आ जाएगा, काफी डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए बोला कि ओपन ब्रांच बट डू नॉट ऑपरेट ऑन पैन इंडिया बेसिस, यानी कि नेशनल बेसिस को बोलते हैं पैन इंडिया बेसिस पे। दे आर इनकॉर्पोरेटेड एज पब्लिक कंपनी, और मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना, क्या मिनिमम पेड अप कैपिटल किसी पब्लिक कंपनी का होना जरूरी है, नो। कंपनी लॉ ने कहीं पे भी ये चीज आपको नहीं बोला है कि आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होना चाहिए, होना जरूरी है। लेकिन फिर क्यों बोला गया इनको, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस सेक्शन, और वो कौन सा सेक्शन है, जो कि बाकी पब्लिक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के सेक्शन को ओवरराइड कर जा रहा है। वहां पे बोला गया कि मिनिमम 7 मेंबर, इसको बोले मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, ये इसको भी पब्लिक का ये स्टेटस देने जा रहे हैं, लेकिन कितने मेंबर बोल रहे हैं लाने, उनको बोलते हैं कोई पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट, इनको कितना लाने बोल रहे हैं, कम से कम 10 लाख। लोन में बी प्रोवाइडेड ओनली टू मेंबर, बहुत बार हमने ये बात की, मेंबर, एंड शुड बी फुल्ली सिक्योर्ड। ए डायरेक्टर ऑफ निधि कंपनी शैल बी व्हाट, कोई बाहर का नहीं होगा। यानी कि आप मुझे की बताइए, देखिए कितना चीज पब्लिक कंपनी से, क्यों ये बार बार मैं बोल रहा हूं कितना चीज पब्लिक कंपनी से अलग है, क्योंकि अगर मैं कभी इंटरव्यू में रहा तो मैं पूछ सकता हूं कि पब्लिक कंपनी को डिफाइन किए, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर अ पब्लिक कंपनी, और उसके बाद मैं ही पूछ दूंगा, जब आप वो जवाब दे देंगे। वहां नहीं दिया जवाब तो ऐसे ही धक्का मार दिया, लेकिन अगर आपने वो जवाब दिए तो मैं बोलूंगा इज इट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन ईच एंड एवरी केस। और आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि ऐसे किसी को ये रिकॉल होगा, और वो भी अगर रोक करके ये बात हम लोग अभी नहीं कर रहे, मैं भी बोलता हुआ अगर निकल जाता ना, यकीन मानिए, और फिर मैं ही पूछ देता तो नहीं होता, और वो भी 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, जब आप पता नहीं किस तरह के जॉब में आ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि यस पब्लिक कंपनी ही वो है, लेकिन उनको सेक्शन 406 के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुआ, इसलिए उनको ये भी क्राइटेरिया क्या करना पड़ेगा, फुलफिल। निधि कंपनी तो आपने थोड़ा कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा, तो वहां भी इन चीजों को हम लोग कॉरिलेट करते हैं कि एक तरफ पब्लिक का ये बात बोला, और एक तरफ क्या बोल रहे हैं कि कितना चाहिए, 7 की जगह कितना चाहिए, 200, जीरो पेड अप कैपिटल की जगह कितना चाहिए। अच्छा, डायरेक्टर कहीं भी लिखा हुआ है कि डायरेक्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, नो। आप कंपनी लॉ में पढ़े हुए, मेंबर अलग है, डायरेक्टर क्या है, अलग है। क्वाइट ऑफन मेंबर डायरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फॉर डायरेक्टरशिप, क्या कहीं लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में कहीं लिखा हुआ है यू शुड बी अ मेंबर। पहले क्वालिफाइंग शेयर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो एबॉलिस्ट हो गया, उसमें था कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन शेयर नहीं है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, उस केस में मेंबर होना जरूरी था। नए वाले कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन कह रहे यहां पे अगर आपको निधि कंपनी का डायरेक्टर बनना है, जो कि निधि कंपनी भी एक क्या है, तो ऐसे केस में आपको क्या बनना पड़ेगा,
आपको इसका मेंबर बनना पड़ेगा और ये लगातार 10 साल तक ऑफिस को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। डिविडेंड कितने से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, क्या किसी शर्त पे नहीं दे सकते हैं। अगर 25% से ज्यादा का डिविडेंड देना होगा तो किससे अप्रूवल लेंगे, रीजनल डायरेक्टर से क्या लेंगे, अप्रूवल लेंगे। कह रहे हैं कि कोई भी निधि कंपनी जो है वो कौन सा बिजनेस कैरी नहीं कर सकती है, चिट फंड। आगे पढ़ाऊंगा और उस समय आपको अंतर भी दिखेगा कि इसलिए दोनों अलग अलग बनाया है। तो यहां हमने कहा कि वो चिट फंड का बिजनेस, हायर परचेज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग, ये सब बिजनेस नहीं कर सकता है। इशू प्रेफरेंसेस शेयर कर सकता है, डिवेंचर नहीं, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट अपने नाम से जो है वो इशू नहीं कर सकता है। क्या करंट अकाउंट ओपन कर सकता है अपने मेंबर का, नहीं कर सकता है। ये सारे वो चीजें हैं जो उनके लिए क्या है, प्रोहिबिटेड का लिस्ट हम पढ़ रहे हैं। मेंबर्स का सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट होता है, आप इनसे लोन ले सकते हैं और लोन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। एक्वायर अनदर कंपनी बाय परचेज ऑफ सिक्योरिटीज और कंट्रोल और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक्वायर अनदर कंपनी बाय परचेज ऑफ, किसी भी दूसरे कंपनी का शेयर्स वगैरह आप परचेज नहीं कर सकते, ना ही उस कंपनी का क्या ले सकते हैं आप, उस कंपनी के जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। चेंज ऑफ इट्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में किसी तरह का अगर चेंज करना है तो क्या पास करना होगा और किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर। सब मैनेजमेंट चेंज करने का मतलब डायरेक्टर को क्या करना, और डायरेक्टर को चेंज करने का मतलब वो आपके मेंबर भी थे, तो मेंबरशिप बना हुआ रह गया, सिर्फ आपने क्या चेंज किया, पहले क्या ले लीजिए और ऐसा इसी एसआर पास करिए और उसके बाद क्या लीजिए। दोनों चीज जब तक नहीं होगा तब तक, क्योंकि लोगों के पैसे हैं बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, ये कंडीशन रख दिया है। कैरी ऑन बिजनेस अदर देन व्हाट, कहा कि इसके अलावा कोई और बिजनेस नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, मेंबर से पैसे लेना और मेंबर को क्या करना, पैसे कर्ज देना। मे प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी, ये फैसिलिटी वो दे सकते हैं किनको, मेंबर को, क्योंकि आप उनका अकाउंट ओपन करते, करंट अकाउंट नहीं होगा लेकिन अकाउंट ओपन करते हैं, आप उनको ये फैसिलिटी दे सकते हैं, लॉकर फैसिलिटी। लेकिन ये फैसिलिटी जब आप देंगे तो उनसे पैसे लेंगे। कहा गया कि ये बिजनेस बस उतना ही कीजिए जिससे जो है इनकम इससे जो है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको टोटल पैसे की कमाई अगर 100 करोड़ का हो रहा है तो इस लॉकर फैसिलिटी से आपको 20 करोड़ से ज्यादा का, अब ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए था कि आपका मेन फोकस किस चीज पे रहे, लेंडिंग बोरोइंग पे और उनके पैसे को इंक्रीज करने पे रहे। एक्सेप्ट डिपॉजिट और लैंड टू एनी पर्सन अदर देन, डिपॉजिट तो लेंगे, किनसे लेंगे, मेंबर के अलावा किसी से नहीं लेंगे। देखिए इसलिए हर पेज पे मैंने लिखा हुआ है, ये जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन आप पढ़े जो वो नहीं कर सकते हैं। प्लेज कर सकते हैं एसेट लॉज बाय द मेंबर एज सिक्योरिटीज, मतलब आपका जो भी आप उनको पैसे दे रहे हैं वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, उन्होंने किसी चीज पे चार्ज क्रिएट किया है, उन्हीं के चीज पे फिर से जो है वो चार्ज क्रिएट करके जो है हम ले आए पैसे, मना कर दिया है, नहीं कर सकते। इसका मतलब अभी अभी मैंने आपको सिक्योरिटाइजेशन पढ़ाया था, इस केस में कोई सिक्योरिटाइजेशन भी पॉसिबल है नहीं, उस एसेट पे दोबारा किसी तरह का हम चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। किसी कंपनी से, बॉडी कॉर्पोरेट से डिपॉजिट ले सकते हैं, जब बाहर वाले से ही नहीं ले सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो हम किससे लेंगे, अपने ही मेंबर से लेंगे, बाहर वाले से नहीं लेंगे। एंटर इनटू एनी पार्टनरशिप अरेंजमेंट इन इट्स बोरोइंग, और किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करके जो है वो ना लेंडिंग ना बोरिंग एक्टिविटीज करेंगे, आप निधि कंपनी है, आप अपने कैपेसिटी में करेंगे। इशू और कॉज टू बी इशूड एनी एडवर्टीजमेंट, किसी को भी जो है वो इस चीज के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए या कन्विंस करने के लिए क्या कोई एडवर्टीजमेंट करेंगे, नो एडवर्टीजमेंट, कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह आप नहीं कर सकते। जबकि आप देखिए कोई भी कंपनी जो बिजनेस करती है आज के डेट में, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख लीजिए, इस बार आपने देखा केबीसी के लिए जो एसबीआई यूनो, ये सब न्यूज पता रहता है ना। जैसे आप देखते होंगे पहले केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का दिखता था, एक्सिस बैंक वगैरह नहीं रहता था, ये रहा गया आपके खाते में और ये टिक। अब उसकी जगह जो इस बार यूनो को लिया, मतलब एसबीआई को लिया है, यानी एसबीआई कंपनी। ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, पॉपुलैरिटी
और उनका प्रमोशन होगा। तो इन चीजों के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। निधि कंपनी को कहा गया आप कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। आपने किसी भी निधि कंपनी का प्रचार नहीं देखा होगा कि वहां जाइए और क्या कीजिए, डिपॉजिट। जबकि आपने बैंक का देखा है, बजाज फिनसर्व, एनबीएफसी, उसका आपने देखा होगा, डीएचएल हाउसिंग लोन का देखा होगा, जो शाहरुख खान करते हैं, सबका अपना घर एक छत हो, ऐसे कर करके बहुत सारे का आता रहता है। इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ मेंबर के लिए है, और मेंबर का मतलब होता है कि आपने जो है वो खुद से एक ग्रुप बनाया, ना इससे बाहर जाना है ना बाहर वालों को बुलाना है। तो किस बात का ढिंढोरा पीटना है? आप कह रहे हैं कि ना बाहर वालों को खिलाएंगे ना बाहर वालों का खाएंगे, तो प्रचार किसके लिए करेंगे? आप सारे घर के लोगों को तो पता ही है चीजों के बारे में। अब मान लीजिए कि घर में कुछ खाना बनाया, तो क्या करते हैं, पापा को जो है कि इनविटेशन कार्ड देते हैं कि आज आपको शाम में जो है वो डिनर टेबल पे खाने में आना है, एक भैया को दे के आते हैं, एक दीदी को, ऐसे करके होगा। लेकिन अगर हम शादी में किसी को बुलाते हैं तो खाना खिलाते हैं, तो उनको इनविटेशन भेजते हैं या नहीं? तो इसीलिए क्योंकि बाहर के लोग आएंगे, यहाँ तो सब घर वाले हैं, तो जितने भी मेंबर हैं उन्हीं के बीच में तो लेंडिंग और कौन सा एक्टिविटी होना है, बोर्डिंग एक्टिविटी। और अगर उस चीज के लिए आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो पैसा ही वेस्ट हो रहा है। और सब जो ना पैन इंडिया पे काम कर रहे हैं ना कुछ और, तो इसका मतलब है लिमिटेड लोगों के बीच काम कर रहे हैं। कोई ब्रोकरेज और इंसेंटिव वगैरह देंगे कि लाओ और लोगों को लेकर के आओ, उनका डिपॉजिट आएगा का, ऐसा कोई भी इंसेंटिव नहीं देंगे। किस चीज पे? डिपॉजिट पे। जबकि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबके केस में सब अपने एजेंट रखते हैं, सबके अपने एम्प्लॉय होते हैं, और उनको बोलते हैं जितना ज्यादा क्लाइंट ला करके दोगे, जितना ज्यादा का लोन होगा, बिल्कुल वो लीगल है, उस पर हम आपको क्या करेंगे, कमीशन देंगे। निधि मोबिलाइज स्मॉल सेविंग, पता ही था, पहले ही हमने किया था कि ये लोगों के बीच में एक आदत डालते हैं, जिससे क्या होगा, लोग जो है वो क्या करेंगे, पैसे सेव करेंगे। सबसे अच्छी बात इसमें यह होता है कि ऑफर ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन व्हाट, और इसलिए सीनियर सिटीजन वगैरह को काफी फायदा होता है। और इसके ज्यादातर मेंबर जो हैं वो चूंकि सीनियर सिटीजन वगैरह होते हैं, इस केस में लोगों का भरोसा भी ज्यादा होता है। अब जैसे मान लीजिए आप जो है वो घूम घूम के बोलेंगे कि चलिए एक निधि कंपनी बनाते, सब मेंबर बनोगे, लोगों को डर लगेगा कि मेरे पैसे का कुरकुरे ना खा जाए, आधा खा जाए और आधा बचा करके लाए, उसको बैग में रखा है, वो भी जो है छिपाए हुए हैं कि जो है वो फिर मौका लगेगा तो कुरकुरे निकाल करके क्या करेंगे, खा जाएंगे। और कहीं और पैसा आएगा तो चखना पे मखना पे कुरकुरे के साथ कहीं कोल्ड ड्रिंक भी साथ में ना पीने लगे। तो लगेगा कि जिस दिन भूख लगेगा, आज हम लोग सबसे 100-100 रुपए ले रहे हैं कि रहने दो, किसी दिन जो है हम सब लोग मिलके इसका पार्टी करेंगे, या कोई जरूरत होगा तो ले लेना। पता चला कल ही उसको भूख लगी, सारा जरूरत उसी में निकल गया। कहीं से जा रहे थे, डोमिनोज पिज्जा दिख गया शीशा वाला, और उसमें जो है वो लोग खा रहे हैं, अच्छा जो होगा देखा जाएगा, इसमें से 500 निकालते हैं, एक ले लेते हैं। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं, या वैसे लोग जो सोसाइटी में जो है वो काफी दिनों से रह रहे हैं, तो लोगों का फेथ आता है, उन पे लोग क्या कर सकते हैं, भरोसा। दूसरी बात, पैसे भी किसी के नहीं डूबते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को जान रहे होते हैं, और एक दूसरे पे पीयर प्रेशर उसे बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप सारे के सारे लोग एक ही ग्रुप के हैं, ऐसे में आप एक दूसरे पे ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए कि सोनल मान सिंह ने पैसे नहीं दिए, तो ऐसे केस में जो है वो स्नेहा जो है वो निकिता को बोलेंगे कि देखो भाई आपकी दोस्त है, बोलो देने के लिए, तो गलत बात है कि पैसे ये। अब ये उन पे प्रेशर देना शुरू करेंगे, इधर से एकांश जो है वो देना शुरू करेंगे। बाबा जी भी बगल में जो है वो बैठते हैं, तो इस केस में जो है वो बाबा जी को बोलेंगे कि आप लोग बोलिए। इससे प्रेशर आएगा या नहीं आएगा? लेकिन अगर मान लीजिए कि ऑल टुगेदर अलग अलग लोग रहेंगे, तो इस केस में उनके ऊपर कोई असर होगा? अगर मान लीजिए ऐसे ही रास्ते में कोई एक बंदा उनको रोक देते हैं, आप बोलते हैं आपने बैंक का लोन लिया, आपको दे देना चाहिए, जाएगा? या कुछ ऐसा करूं कि फिर कहीं जाने लायक ना रहे? तो ऐसे यहां पे जो है वो सबसे अच्छी बात है कि जो यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लोग हैं, वो सारे क्या हैं, सीनियर पर्सन, उनका सोसाइटी में रिस्पेक्ट रहता है, और इसीलिए जो है लोग पैसे भी देते हैं, और पैसे को लेकर के जल्दी फ्रॉड जैसा चीज नहीं होता है। नॉर्मल प्रोसीजर वही होगा जो किस कंपनी का होता है, इनकॉर्पोरेशन का। याद कीजिए, बहुत डिटेल में बताया भी था इनकॉर्पोरेशन, फिर देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पर्पस है भाई, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग्स इट्स मेंबर, यानी छोटे छोटे अमाउंट सेविंग के नेचर को जो है वो इनकलकेट करना कहलाता है थ्रिफ्ट।
कि हम उनके भीतर छोटे छोटे अमाउंट क्या करने का जो है वो आदत डालना चाह रहे हैं, जमा करने का आदत डालना चाह रहे हैं। और ये जमा करने जैसा चीज हमारे और आपके घर में तो जीरा के डब्बे से लेकर के मेथी के डब्बे सब जगह तक है। उसी को तो हमने यूज किया है और बोला कि कुछ ज्यादा बड़े अमाउंट में अपने लोगों के बीच में पैसे हम जमा कर लेते हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर बनती है तो अपने नाम के आगे क्या लगाती है? लिमिटेड। इनके नाम के आगे क्या लगा रहेगा? निधि लिमिटेड। एक वर्ड क्या रहेगा? एक्स्ट्रा रहेगा। कौन सा फॉर्म ये फिल करेंगे? कितने दिनों के भीतर? 120 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन हो गया। इनकॉर्पोरेशन के 120 डेज के भीतर ये क्या करेंगे? और ये आरबीआई से क्या लेना पड़ेगा इनको? लेकिन पहले क्या बना करके? पहले आराम से पब्लिक कंपनी बनाने के प्रोसीजर कर ले और फिर जो है वो NDH 4 के जरिए जो है वो लाइसेंस ले ले। लेकिन उस समय चेक कर ले कि इनका जो है वो क्या होना चाहिए? मेंबर 200, नेट ओन फंड कितने, और मिनिमम पेड अप 10 लाख। ये तीनों चीज ध्यान रखना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को, और एग्जामिन करने के बाद जब आप एप्लीकेशन देंगे, कितना समय है? 45 डेज में जवाब दे देगी, हाँ या ना। अगर इन्होंने 45 डेज में कुछ नहीं बोला तो इनका मतलब हाँ है, इसका मतलब डीम्ड अप्रूवल है। मैंने आपको बताया था कुछ केसेस में चुप रहना क्या है? डीम्ड अप्रूवल, और कुछ केसेस में चुप रहना डीम्ड रिफ्यूजल है। मैंने इसको लेकर के अप्रूवल वाला चीज अभी नहीं पढ़ाया ना, ICDR पढ़ाऊंगा तब एक ही जगह दोनों आएगा। लेकिन डीम्ड रिफ्यूजल को लेकर के मैंने कुछ आपको पढ़ाया था और वो CMSL में पढ़ाया था। आपके पास समय है 30 सेकेंड रिकॉल करने का, और आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा एस्पेक्ट मैंने बताया था जिसमें कहा था कि अगर इतने दिन के भीतर, सुन लीजिए पहले, अगर इतने दिन के भीतर जवाब ना आए तो हम उसे डीम्ड रिफ्यूजल मानेंगे। आपको बताना है कि ये हमने कहां पढ़ा है, और आपको ये भी बताना है कि इसमें हमने क्या पढ़ा है, वो कितने दिन के भीतर कौन सा चीज था। मैं शिकार ढूंढता हूं, मिल गया, दुबला पतला कमजोर सा शिकार। हाँ जी बताइए। याद नहीं है। साइन बाग। ये लोग बोलेंगे कि सर हमारा तो एग्जाम चल रहा था, लेकिन उस समय एग्जाम नहीं चल रहा था। कहां से? कहां लिस्ट करवाते हैं? ये निफ्टी क्या है? इनको क्या बोलते हैं? जहां लिस्ट, हाँ ये वर्ड बोलिए, ये वर्ड बोलिए। और निफ्टी जो है बच्चा वो NSE का जो है वो इंडेक्स का नाम है, वो स्टॉक एक्सचेंज का नाम नहीं है। तो हमने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी शेयर इशू करेगी तो सेबी ICDR रेगुलेशन कहता है कि यू मस्ट बी लिस्टेड इन वन डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज। तो एक डेजिग्नेटेड और किसमें? डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना है? अपने आप को लिस्ट करना है। आपने जो है वो एक डेजिग्नेटेड डायनेमिक के जगह 2 में दे दिया, और साथ में रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में भी दे दिया। कहा दीजिए कितने दिन में जवाब आ जाना चाहिए? 10 वीक्स में। और 10 वीक्स में अगर कोई जवाब नहीं आया तो क्या मानेंगे? उसे डीम्ड रिफ्यूजल मानेंगे। यहां पे 45 दिन में हाँ आ गया तो हाँ, ना आ गया तो। मसला बस किस चीज का है? चुप रहने का। 45 दिन तक चुप बैठे हुए हैं ये, तो कहा गया इस चुप रहने का मतलब, वहां चुप रहने का मतलब क्या था? डीम्ड। यहां चुप रहने का मतलब क्या है? डीम्ड अप्रूवल। क्लियर है? ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, कुछ पूछ रहे हैं? ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द कंपनी मीट द रिक्वायरमेंट सेट आउट, ये क्या करेंगे? इस बात को ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई कर देंगे कि आप क्या बन गए, मुबारक हो, क्या बन गए? निधि कंपनी बन गए। तहलका मचाइए, आपस में जो है वो लोगों के पैसे लूटपाट जो करना है कीजिए, मतलब जमा कीजिए और एक दूसरे में बांटिए। द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
अप्रूविंग एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड विथ व्हाट। अब ये एक जनरल टर्म है जो मैंने बोला, आप इसको जो है वो बताएंगे इसके बारे में कि क्या मैंने बोला कि ये एक जनरल टर्म है, क्या इसका मतलब है। जो लास्ट वर्ड लाइन है वो एक जनरल टर्म मैंने बोला ये है, इसका क्या सेंस यहां निकल के आता है, बोलिए, बोल सकते हैं। और थोड़ा सा कुछ क्लियर और कीजिए। एक मिनट, एक एक करके। हाँ, नहीं बच्चे, नहीं का ऑर्डर नहीं सबमिट होता है, तभी मैंने बोला जनरल टर्म है, इसका क्या मतलब। हाँ, अब आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, वो जनरल टर्म का मतलब यहां आरओसी से ही मेरा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये एक जनरल टर्म है कि शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी decision shall be filed by the company with the registrar। ठीक है, इसी में थोड़ा और ऐड कीजिएगा, तब मैं जो बोला हूं जनरल टर्म है तब वो पूरा होगा। कंपनी लॉ के तहत चाहे आपको रीजनल डायरेक्टर का कोई ऑर्डर रहे, चाहे और किसी का भी रहे, कोई भी ऑथोरिटी रहे, चाहे एनसीएल, कोई भी ऑथोरिटी का अगर ऑर्डर है कंपनी कंसर्न का, तो उसको कहां फाइल करना रहता है। अलग अलग केस में अलग अलग तरह के ऑर्डर आपको मिलते हैं। कभी आरडी से ऑर्डर लेना पड़ता है जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस बदल रहे थे, कभी नेम चेंज कर रहे होते तो आरडी से लेते, कभी एमसीए से लेते हैं, सीजी से लेते हैं, कभी किसी और अथॉरिटी से लेना रहता है। लेकिन जब जब वो ऑर्डर आता है, हर बार उस ऑर्डर को किसके पास फाइल करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला ये जनरल टर्म है कि सीजी से मिला तो उसे हम क्या करेंगे, आरओसी के पास फाइल करेंगे। चलिए, ये किसके बारे में, निधि कंपनी के बारे में। अब आते हैं हम लोग किस पे, पेमेंट बैंक। बहुत बार आप ये नाम सुनते हैं और आज के समय में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, जैसे पेटीएम करो, ये भी क्या है। अब ये क्या होता है पेमेंट बैंक, ये जरा देखिए। मैंने क्या बोला, जहां जहां गैप वहां वहां नया अपॉर्चुनिटी। आप जब बैंक में अकाउंट ओपन, पहले इस चीजों को समझ लीजिए, बाकी जो है वो सेंटेंसेस में रहेंगे, पूरा बात समझा रहेगा तो आसानी होगा। जहां जहां मैंने बोला गैप है वहां पे अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और यहां पे गैप और क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है वो जरा सुनिए। हम लोगों ने देखा कि बैंक में अगर अकाउंट ओपन करना है, दुनिया भर का केवाईसी कीजिए, और क्या कीजिए, आप वहां पे जाइए, फॉर्म भरिए, फिर आप सारा डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। कहीं ना कहीं प्रोसेस बड़ा होता गया। कुछ लोग रूरल एरिया में जहां पे बैंक तक नहीं है, उनको कैसे बैंकिंग से जोड़े, कहा गया कोई उपाय नहीं है उनको बैंकिंग तक जोड़ने का, क्योंकि पहले तो बैंक आना ही पड़ेगा चीजों को करने के लिए। इसी चीज को देखते हुए एक खास तरह का राइट आरबीआई ने दिया, और वो दिया पेमेंट बैंक का, और कहा कि आप सिर्फ अपने ऐप के जरिए, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ किसके जरिए, ऐप के जरिए आप अपना केवाईसी भी कर सकते हैं, और आप ही जो है वो अपना फोटो लीजिए, सब कुछ लीजिए, अपलोड कीजिए। लेकिन चूंकि इस तरह से जब आप काम करेंगे, और अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, ताकि फाइनेंशियल सेक्टर में आप जुड़े। रूरल एरिया में अगर दुकान और सारा चीज है तो आप क्या हो सके, उससे जुड़ सके। बस अंतर इतना ही कर दिया कि एंड ऑफ द डे एक दिन में एक खास अमाउंट से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाइएगा, या आपका बैलेंस एक दिन में इससे ज्यादा का नहीं हो सकता, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और वो लिमिट पहले 1 लाख था, उसको 2 लाख कर दिया गया, उसको भी बढ़ा ही दिया गया है। और इसी कॉन्सेप्ट से आपका एयरटेल का जो बैंक है, फिर आपका जियो का है, फिर आपका जो है वो पेटीएम है, इन सब में अगर आपको, ये भी आपको जो है वो कार्ड वगैरह देते हैं, डेबिट कार्ड देते हैं, इंटरनेट सब कुछ देंगे, क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे। लेकिन ये जो है वो पैसा कितना तक आपका डिपॉजिट एंड ऑफ द डे रह सकता है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए जो है वो रह सकते हैं। ये है आपका कॉन्सेप्ट किसके बारे में, पेमेंट किस नीड को पूरा कर रहा है, उस जगह पे जहां तक बैंक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो फिर छोटा अमाउंट हो गया।
इससे ज्यादा का अगर आपको ट्रेड करना, इससे ज्यादा का पैसा अगर रखना है तो क्या करना पड़ेगा रेगुलर बैंक में। लेकिन देखिए बहुत बड़ा कुनबा ऐसा भी है जो इंटेंशनली कम पैसा ही उस अकाउंट में रखता है, क्योंकि अकाउंट में भी चीजों का फ्रॉड हो जाता है। तो चलिए एक लिमिट तो है कि एक दिन में कोई चाह करके भी उससे ज्यादा का विड्रॉवल नहीं कर पाएगा। तो ये आपका जो है वो न्यू मॉडल ऑफ बैंक, कौन इसको अप्रूव करती है? एक्सेप्ट ए व्हाट? रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट। 1 लाख से जो कहां तक बढ़ा दिया गया है, ये है मैक्सिमम एंड ऑफ द डे बैलेंस। एक दिन में आपका बैलेंस, एंड ऑफ द डे बैलेंस किसी भी शर्त पे 2 लाख रुपए से ज्यादा, अगर उससे ज्यादा हो तो आप उसमें पैसे नहीं रख पाइएगा। कितने से ज्यादा होने पे? 2 लाख से ज्यादा होने पे। दे कैन पे इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट जस्ट लाइक व्हाट? सेविंग अकाउंट। छोटा अमाउंट है लेकिन उस पर आपको वैसे ही क्या मिलता रहेगा। आप चाहे तो उनके पास करंट अकाउंट भी क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और ये आपको देखिए एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, थर्ड पार्टी ट्रांसफर सब कुछ कर सकते हैं, और आप करते भी हैं। पेटीएम के जरिए थर्ड पार्टी ट्रांसफर नहीं करते हैं। पेटीएम जो है वो पेटीएम बैंक, वो जो है आपको डेबिट कार्ड भी देती है। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूज कर सकते, सब कुछ कर सकते। कहीं जाने की जरूरत पड़ी थी, मोबाइल लिया, इंस्टॉल किया ऐप, केवाईसी हुआ, ओटीपी आया, वेरिफिकेशन क्या हो गया, डन हो गया, आधार डाला, आधार पे जो आपका मोबाइल नंबर है उस पे आधार का ओटीपी गया होगा, उसको पंच किया और अकाउंट क्या हो गया, ओपन हो गया। दीज बैंक्स कैन नॉट ग्रांट व्हाट? लोन और इशू व्हाट? क्रेडिट कार्ड। अब आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि ये सब जो है वो क्रेडिट कार्ड और ये भी लोन देने लगे हैं, लेकिन उस केस में ये पेमेंट बैंक के कैपेसिटी में नहीं देते हैं। इन्होंने दो कैपेसिटी में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ, एक एनबीएफसी में और एक जो है वो किसमें, पेमेंट बैंक में। तो अगर आप कभी सुनते हैं कि पेटीएम कहता है कि देयर इज प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर ऑफ दिस अमाउंट, इसका मतलब है दिस इज नॉट फ्रॉम पेटीएम पेमेंट बैंक, दिस इज फ्रॉम पेटीएम एनबीएफसी, क्योंकि वो एनबीएफसी के भी कैटेगरी में। हाँ जी, कुछ आप पूछ रहे थे। भाई इसलिए मैंने बोला कि लोन ग्रांट, पेटीएम जो पेमेंट बैंक है वो लोन ग्रांट नहीं करती है। जब वो ग्रांट करती है तो इस केस में क्या रहता है, वो कोई और है, लेकिन उसमें भी पेटीएम लगा हुआ है। तो हम क्या समझते हैं, दोनों के नाम तो टाटा स्टील में भी लगा हुआ है और टाटा मोटर में भी लगा हुआ है, लेकिन बताइए दोनों अलग अलग एंटिटी है या नहीं है? नाम तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में है, तो देखिए तीनों अलग अलग एंटिटी है या नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर आप जो है वहां सुनते हैं कि प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ दिस मच, तो इसका मतलब वो किसके तरफ से, वो जो है वो पेमेंट बैंक की तरफ से नहीं है। उन्होंने किस कैपेसिटी का लाइसेंस लिया है? अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है वो बैंक का लाइसेंस लिया है किससे? आरबीआई से। क्या बन गए? बैंक बन गए। उन्होंने जो है वो लाइसेंस लिया हुआ है डीपी की तरह काम करने का, किससे? सेबी से। तो क्या बन गए? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। उन्होंने जो है वो सेबी से ही जो है वो लाइसेंस लिया हुआ है टू वर्क एज ब्रोकर, तो क्या बन गए? ब्रोकर बन गए। तो आप उनके पास ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं डीमेट अकाउंट, इसका मतलब आप एसबीआई को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बैंक या ब्रोकर या डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट? लेकिन तीनों केस में नाम एसबीआई ही रहता है। ठीक वैसे ही यहां पे है। तो अगर पेमेंट बैंक कोई है तो पेमेंट बैंक का मतलब है कि वो क्या ऑफर नहीं करेगी, क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं देगी। अब देखिए नाम एयरटेल, इंडिया पोस्ट, फिनो, पेटीएम, 2-3 तो बहुत पॉपुलर है। एयरटेल पेमेंट भी सुनते होंगे। अब तो पेटीएम तो खैर बहुत पॉपुलर हो गया। जियो पेमेंट का भी काफी जो है वो नाम हो रहा है, ये भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। रेगुलेशन, कौन रेगुलेट करेगा इनको? रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और टू बी रजिस्टर्ड एज व्हाट? अब आप देखिए बार बार इसीलिए मैं कहीं कहीं फोकस कर दे रहा था कि निधि किस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, पब्लिक और प्राइवेट। और अगर मैं बात करूं पेमेंट बैंक की, सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में, ठीक है। यहां पे कह रहे हैं कि लाइसेंस इनको जो मिलेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, कौन देंगे ये लाइसेंस? देखिए कुछ क्राइटेरिया इनके लिए लगाया है। कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना? 100 करोड़। क्योंकि आप जो है वो क्या बनने जा रहे हैं, पेमेंट बैंक, तो आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए? इट कैन नॉट फॉर्म व्हाट? टू टेक व्हाट?
नॉन बैंकिंग वर्क के लिए ये सब्सिडरी क्रिएट नहीं करेंगे, दे कैन बी द ग्रुप ऑफ कंपनी। इसके भीतर सब्सिडरी नहीं होगा, अदरवाइज क्या हुआ, हमने जो काम आपको रोका था वही काम आप क्या करना शुरू कर दिए। तो कहा गया कि कोई भी नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए आप क्या नहीं क्रिएट कर सकते हैं, सब्सिडी। और याद रखिए, लोन देना ही सिर्फ नॉन बैंकिंग वाला चीज नहीं है, बहुत सारे और भी चीज हैं जिसको आप कर सकते हैं, लेकिन आप सब्सिडी बना करके नहीं कर, कोई भी और बिजनेस आप नहीं कर सकते, क्या बना करके, सब्सिडी बना करके नहीं कर सकते। सेपरेट एंटिटी बनाना पड़ेगा जो कि सब्सिडी आपकी नहीं होगी, ताकि आपका फोकस सिर्फ किस पे रहे, पेमेंट बैंक वाले काम पे। कौन सा वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, अब आप देखिए, निधि कंपनी हमने बनाया था, पब्लिक कंपनी था, प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक कंपनी में तो कुछ नहीं लगाते थे, लेकिन निधि कंपनी केस में क्या लगाया, ऐसे ये भी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी क्या है, तो देखिए लिमिटेड तो आया बाद में, लेकिन उससे पहले क्या लगाया है, सब में पेमेंट बैंक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, क्लियर है। वैसे वहां पे क्या लगा हुआ था, निधि वर्ड लगा हुआ था। फॉर फर्स्ट 5 ईयर प्रोमोटर्स स्टेक जो है वो कम से कम कितना रखना पड़ेगा, धीरे धीरे डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन पहले 5 साल तक प्रोमोटर का कम से कम कितना पैसा एज इट इज लगा रहेगा, 40%। फॉरेन शेयर होल्डिंग विल बी अलाउड इन दिस बैंक एज पर व्हाट, एफडीआई नॉर्म्स। फेमा पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जो आपका सेटिंग अप में ही है, और वो है आपका कि हाउ कैन फॉरेन कंपनी मेक देयर ब्रांच ऑफिसेज, लाइजनिंग ऑफिसेज और प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया, उसमें भी पढ़ाऊंगा एफडीआई के बारे में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में क्या आना, पैसा आना। कहा गया कि अगर ऐसा है तो वो कर सकते हैं, बशर्ते किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नॉर्म है कि इंडिया के बाहर से कोई इंडिया में कितना पैसा लगा सकता है, कौन सा पैसा ऑटोमेटिक रूट से लगेगा और कौन सा अप्रूवल रूट से। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि नो प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, बिजनेस शुरू कर दीजिए, इंटीमेट जरूर कर दीजिए, लेकिन पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे कह रहे हैं कि उसी तरीके से यहां भी पेमेंट बैंक वो बन सकते हैं, बशर्ते जो एफडीआई का नॉर्म से उसको क्या करे, फुलफिल करे। वोटिंग राइट एक बंदे का ज्यादा से ज्यादा कितना तक हो सकता है, और जो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, वो भी सिर्फ आरबीआई से क्या लेकर के, परमिशन। यानी कि मुझे एक चीज बताइए, जब एक पब्लिक कंपनी बनाते तो कहीं लिखा हुआ है कि एक जो है वो पर्सन का शेयर्स 10% से ज्यादा नहीं होगा। अगर एक ही बंदे के पास ज्यादा 90% भी है तो क्या कोई क्राइम है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि एक बंदे के पास वोटिंग राइट कितना रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, आपने 80% पैसा लगा दिया, उसके बावजूद भी आप जो वोट देंगे वो कितना माना जाएगा, 10, और बाकी जो 20 है उसके बीच में 90% माना जाएगा, ताकि आप अपने मोनोपोली से काम ना करें। और ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, कोई भी एक आदमी अगर 5% से ज्यादा लेगा तो पहले क्या लेगा, और आरबीआई से अप्रूवल लेगा, और उसके बावजूद भी कहां तक जा सकता है, 10% तक, और मोस्ट बढ़ेगा तो कहां तक जा सकता है। लेकिन अगर कहीं भी कोई भी जो है वो 5% से ज्यादा लेगा तो क्या करेगा, और कहां तक जा सकता है, और अगर 10% को फिर क्रॉस करना चाहा तो ऐसे केस में फिर से क्या लेना पड़ेगा, एंड दैट इज स्पेशल अप्रूवल, तभी आपको मिलेगा। 2% लेना है, आरबीआई से अप्रूवल लेना है, 3%, 4% नहीं, अगर 5% पे पहुंचे तो नहीं, अगर 5 से ज्यादा 6% लेना चाहे तो लेना पड़ेगा। और ऐसे करते हुए कहां तक आप पहुंच सकते हैं, 10%। अगर 10 के बाद 1% और लेंगे तो 1% लेने पे तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि 5% या ज्यादा लेने पे है। उन्होंने बोला कि 10 के बाद अगर आप 1 भी लेंगे तो किससे पूछना पड़ेगा, और पूछ के भी आप कहां तक पहुंच सकते हैं, 26, उससे ज्यादा किसी भी शर्त पे नहीं पहुंच सकते। हाँ जी, बहुत जोर से पीटूंगा, यही तो समझा रहा था, उसी बीच में आप हाथ उठा रहे, यही तो बता रहा हूं, स्टेक ही तो बता रहा हूं। बताइए अभी तक मैंने क्या बोला। जब आपके देखिए अगर दिमाग में क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन आने के बाद क्या करना है, ये तो पहले सुनिए कि कहीं मैं उसी क्वेश्चन का तो जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं तो यही आप लोगों से बुलवा रहा हूं, यही क्वेश्चन का तो जवाब दे रहा हूं। ये स्टेक किसका है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है, लेकिन जब आपका क्वेश्चन आपके माइंड में आया तो उसका ये मत सोचिए कि मैं आपके लिए अलग से बोलूंगा तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। मुझे पता है कि बहुतों के दिमाग में ये आएगा, इसीलिए मैं इसको बार बार क्या कर रहा हूं आप लोगों से,
आप ही लोगों से तो बुलवा रहा हूं, यही तो प्रमोटर के बारे में बोला। क्या मैंने बोला? प्रमोटर के स्टेक को लेकर के मुझे बताइए मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? फिर से बोल रहा हूं, मैक्सिमम कितना आ सकता है? 10% हो सकता है, लेकिन 5% से जैसे ही ज्यादा होगा तो क्या करना पड़ेगा? आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। 1% है तो आरबीआई से अप्रूवल लेना है, मुंह में मत खाइए पेन। 2% है तो जैसे ही जो है वो 5% से क्रॉस किए, अब क्या करना पड़ेगा? और अप्रूवल लेने के बाद फिर 6% हो गया तो अप्रूवल लेंगे। एक बार मिल गया 5 से 7 हुआ तो 8 9 कहां तक पहुंच सकते हैं? अब 1% और लेना है, फिर अप्रूवल लेंगे, और ये अप्रूवल ले कहां तक का मिल सकता है? और जरूरी नहीं कि सबको 26 का वो देंगे, ये आरबीआई तय करेगी, लेकिन मैक्सिमम आरबीआई के भी हाथ में कितना है? उससे ज्यादा वो भी देना चाहे तो चौधरी नहीं बन सकते हैं। आरबीआई जो है वो कहीं भगवान नहीं है, वो भी रूल से गवर्न होते हैं, उनको भी कितने तक का कहा गया है? ये पूरा कहानी क्लियर है। तो पहला पड़ाव हो गया 5 करोड़ का, 5 करोड़ तक है परमिशन की जरूरत। अगर मान लीजिए कि क्या कर रहे हैं, एक्विजिशन कभी भी क्या कर रहे हैं, मोर देन कितना परसेंट? 5%। तो 5% से ज्यादा का जब जब एक्विजिशन होगा आपको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम 1 2 3 4 और ऐसे करके चलते, नहीं ध्यान से सुनिए, इसको थोड़ा और ठीक करना होगा, ये थोड़ा गलत इंफॉर्मेशन हो गया। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए हम पहुंचे, तो ऐसे पहुंचते पहुंचते हम 10 तक जाएंगे, किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने जो है वो 6% लिया पहली बार। कितना लिया? हमें अभी हम 10 को नहीं टच किए, लेकिन कितना परसेंट लिया है? हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा एक्विजिशन जो हमने किया है एक बार में वो कितने परसेंट से ज्यादा हो गया, इसीलिए हमें परमिशन क्या करना पड़ा? लेना पड़ा। लेकिन अगर हम 1% 2% 3% ऐसे कर करके टुकड़े टुकड़े में अगर हम पहुंचे 10% तक, तो हमें कहीं कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट, 10% के बाद अगर 1% और भी हम लेते हैं तो क्या लेना पड़ेगा? हम जो है वो 10% पे हैं और उसके बाद हमें अप्रूवल मिल गया कि हम जो है वो 26% तक जा सकते हैं, मिल गया अप्रूवल। अगर हमने जो है वो 2% लिया तो क्या परमिशन लेंगे? 3%, 6% लेंगे। जब जब हम एक बार में 5% से ज्यादा एक्वायर करेंगे तो क्या करेंगे? परमिशन लेंगे। जब हमारा जो है वो लिमिट 10% को क्रॉस कर जाएगा तो क्या करेंगे? परमिशन लेंगे। और 10% को क्रॉस करने के बाद हम कहां तक जा सकते हैं? मैक्सिमम कहां तक? 26% तक जा सकते। लेकिन उस 26% तक पहुंचने के बीच में क्या होगा? उस 26% तक पहुंचने के बीच में जितने भी बार हमें जो है वो 5% से ज्यादा लेना पड़ा, हर बार क्या लेंगे? आरबीआई से अप्रूवल लेंगे। क्लियर है? हाँ जी रिया, पूरा क्लियर कीजिए, रिपीट क्या क्या मैंने बोला। पहला परमिशन कब लेना होगा? नहीं, सबको मैंने रेक्टिफाई किया। पहला परमिशन अगर हम जो है वो 1 2 3 4 ऐसे कर करके बढ़ रहे हैं तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं? हमें कोई परमिशन चाहिए नहीं, हम जो है वो 2% पे हैं। कितने परसेंट पे? 2% पे हैं। और हमने जो है वो 6% एक्वायर किया, अब हम पहुंचे 8% पे। तो 10% तक में तो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन यहां लगेगा या नहीं? क्यों लगा? क्योंकि एक बार में हमने जो एक्विजिशन किया वो 5% से क्या है? ज्यादा है, इसीलिए। अगर हम 2% पे थे, फिर हमने 4% और लिया, कितने पे पहुंचे? फिर 2% और लिया, अब कितने पे पहुंचे? दोनों ही केस में हम 8% पे पहुंचे या नहीं? क्या इस केस में कोई परमिशन चाहिए? इस केस में चाहिए, इस केस में हमें परमिशन चाहिए। क्लियर है? अब हम 10% तक पे पहुंचे, 10% पे। लेकिन अगर हम जो है वो और 2% लेना चाहे तो, और जब अप्रूवल लेंगे तो आरबीआई हमें बताएगी कि हम आपको कितने परसेंट तक का अप्रूवल दे। 2% वो नहीं बताएगी, वो बताएगी कि 10% से आप कहां तक जा सकते हैं और मैक्सिमम कितने हाथ में है उनके। किसी को 26 से ज्यादा का अप्रूवल, तो 26 का उन्होंने अप्रूवल दे दिया। अभी मुझे कितना लेना था? 2%। 26 तक का अप्रूवल मिला, 2% मैंने ले लिया, मैं कहां पे पहुंच गया? 12% पे पहुंच गया। अगर मैंने और जो है वो ऐसे ही करके 3% लिया तो कितने पे पहुंचा? 15 पे। फिर मैंने 3% और लिया, कितने पे पहुंचा?
क्या कोई परमिशन लेना पड़ेगा? मैं 12% पे था और मैंने एक बार में 6% लिया, अब क्यों लेंगे? 26% तक का तो लाइसेंस मिल गया है। क्लियर है? फिर बोलूंगा, जितना मैंने बोलना चाहे प्लीज उतने बात को याद रखिएगा, फिर आधा अधूरा नहीं कि ये इसमें, क्योंकि इन सारे जगहों पे आपके एमसीक्यू भी बनते हैं और मस्त केस लॉ भी बनता है डिस्क्राइब करने वाला। क्लियर है? मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होंगे? इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर होगा तो उनका अपना मॉनेटरी कंसर्न नहीं होगा, वो गड़बड़ घोटाला नहीं होने देंगे। फुल्ली नेटवर्क होना चाहिए, ऐप बेस्ड ही है तो हमेशा क्या रहेगा? फुल्ली नेटवर्क। 25% ऑफ इट्स ब्रांचेज मस्ट बी इन अनबैंक्ड रूरल एरिया। अब देखिए, ब्रांच तो यहां बहुत कम रहता है, लेकिन कहते हैं अगर होगा तो उसका कितना परसेंट? तो इसीलिए ये लोग जो हैं वो एक जगह शहर में रखते हैं और उसी से जो रूरल से लेकर के अर्बन सारे इलाके को क्या करते हैं? कवर करते हैं, क्योंकि ब्रांच खोलना हमेशा क्या होता है? एक कॉस्टली अफेयर होता है, क्योंकि वहां पे जो है एक 4th ग्रेड स्टाफ और कम से कम और 2-3 स्टाफ तो आपको क्या करने पड़ेंगे, प्लस पैसे की वाली बात है तो उस केस में क्या होगा? कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी और बाकी सारी चीज है। लेकिन कहा अगर आप ब्रांच खोलोगे तो कम से कम 25% ब्रांच किस एरिया में होगा? तभी तो हम आपको इतने सारे तरह का लाइसेंस दे रहे हैं, वरना पेमेंट बैंक ही हम नहीं बनाते। पेमेंट बैंक्स कैन बी प्रमोटेड बाय इन दिस पीपल एग्जिस्टिंग नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब ये कौन हुआ? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये आपके जो कार्ड वगैरह होते हैं, जैसे यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट करते हैं ना, ये सारे कहलाते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। आपके अमेजॉन वाले में पैसा रहता है, वो इंस्ट्रूमेंट ही तो, उसके जरिए आप कहीं बिल पे कर सकते हैं या नहीं? आपके फोन पे में जो कैश रहता है वो नहीं, फोन पे वैलेट में जो रहता है उसकी बात करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। चाहे आपका पेटीएम में 2 चीज रहेगा, एक आपका जो है वो पेटीएम का यूपीआई में रहेगा, मतलब उस ऐप में, और एक हो गया जो अकाउंट में है। तो अभी तक जो हम पेमेंट बैंक की बात कर रहे थे वो अकाउंट वाली बात है, और जो हम बात करते हैं पीपीआई की वो कौन सा है? जो उस वैलेट में होता है। आप देखिएगा कि कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं नहीं वॉलेट में नहीं लेंगे, क्योंकि वॉलेट में जो पैसा है उसका इस्तेमाल वही कुछ कुछ जगहों पे हो पाता है, कुछ आपको बिजली का बिल देना है या कुछ और रिचार्ज वगैरह करना है। लेकिन अगर आपके जो है वो उस अकाउंट में पैसा है तो आप स्कैन करके क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, क्योंकि जो दुकानदार होता है बोलता है मैं वैलेट में नहीं लूंगा पैसे, तो जो पैसे आपके जो है वो वैलेट में है वो वैलेट से किसी के वैलेट में ही जाएगा, वो वैलेट से किसी के बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जो है वो पेटीएम के अकाउंट में है या फिर कहां पे है, या आपका एयरटेल के जो है वो अकाउंट में है, तो उससे किसी भी बार कोड पे जो है वो चला जाएगा। लेकिन अगर आपका वॉलेट में है तो वॉलेट से सिर्फ कहां जाता है? उसके भी वॉलेट में जाएगा। एनबीएफसी हो सकता है, मोबाइल टेलीकॉम कंपनी हो सकता है। आप देख लीजिए आज के डेट में एयरटेल, जियो, ये सब क्या है? मोबाइल कंपनी ही तो है जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस ली हुई है। सुपरमार्केट चेन कंपनीज हो गया, रियल सेक्टर, कॉर्पोरेट या पब्लिक सेक्टर, ये सब अलाउड है क्या लेने के लिए? लाइसेंस लेने के लिए। किसका लाइसेंस? पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेने के लिए। चलिए, ये किसके बारे में? अब इसके बाद हमारे पास 2-3 चीज बचता है। एक बस आता है हमारा कौन सा? मुद्रा बैंक, और एक जो इंपॉर्टेंट में है वो कौन सा है? चिट फंड है। तो ये मुद्रा बैंक अपने आप में सुनने में बैंक लगता है, लेकिन क्या वाकई में ये बैंक है? और ये जो चिट फंड है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और जिसमें एक बहुत बड़ा घोटाला शारदा चिट फंड जो कलकत्ता में हुआ था, और चिट फंड जो है वो कैसे आपका जो है वो निधि के साथ जो है वो कोरिलेट करता है, तो इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए, तो फिलहाल आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।